दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 12 से लेके आगे चलते हैं। आप लोगों को मैंने थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से आया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) से आया हुआ है। 19(1)(a) और ये जो है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिपील करके लाया गया है। इसके बाद हमने कुछ डिफिनेशंस बताए थे, जिसमें बताया था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में आते हैं, या लोकसभा और विधानसभा के जो चेयरमैन सॉरी लोकसभा और विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो आते हैं। और विधान परिषद और राज्य सभा के जो लोकसभा के स्पीकर आते हैं, लोकसभा और विधानसभा के स्पीकर आते हैं, और राज्यसभा विधान परिषद के चेयरमैन आते हैं। तो ये सब आते हैं। थर्ड पार्टी हमने बताया था। फिर हमने ये भी बताया था कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को कैसे डील करना है। उसके लिए जो थर्ड पार्टी है उसको 10 डेज का टाइम दिया जाता है कि वो उसके अगेंस्ट वो इंफॉर्मेशन बताए। और हमने रिजेक्शन का पढ़ा था। फिर सेक्शन 8 में हमने जो है एग्जम्पशन पढ़ा था। सेक्शन 8 एग्जम्पशन की बात करता है। तो सेक्शन 8 एग्जम्पशंस और सेक्शन 9 रिजेक्शन की बात करता है, वो हमने देखा था। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट के आधार पे हम डायरेक्ट जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। किसी पर्सनल व्यक्ति का यदि कॉपीराइट उल्लंघन हो रहा है। 10 में हमने सीवरेबिलिटी पढ़ा था कि कुछ इंफॉर्मेशन जो एग्जेम्प्टेड है तो पार्ट इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पार्ट इंफॉर्मेशन जो एग्जेम्प्टेड है वही देना है, जो एग्जेम्प्टेड नहीं है वो नहीं देना है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा था सेक्शन 11 में, कैसे डील करना है उसको। अब सेक्शन 12 में आते हैं। सेक्शन 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेक्शन 12 बात करता है, सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, शॉर्ट में CIC लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करता है। अब सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 में 12(1) क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन से एक CIC कंस्टिट्यूट करेगी, एक बॉडी जिसमें कि जो इस एक्ट के पावर को जो है इस्तेमाल करेगी, फंक्शन करेगी, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, और जो इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, सेक्शन 12(1). फिर 12(2) की यदि बात करें, सेक्शन 12(2), सेक्शन 12(2) कहता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन में क्या क्या होगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की संरचना क्या होगी। तो कहता है कि इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होंगे, कमिश्नर होंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे।
और दूसरा कि नॉट मोर देन 10, मतलब मैक्सिमम 10 जो है, नॉट मोर देन 10 असिस्टेंट, सॉरी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो 10 से ज्यादा नहीं होंगे, तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10, मैक्सिमम 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। इसकी ये संरचना होगी। अब सेक्शन 12 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है? 12(3) कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा तो ये अपॉइंट कौन करेगा? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो ये 12(3) में कहता है एक कमिटी होगी, एक कमिटी जो सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए रिकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करेगा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा कमिटी के रिकमेंडेशन पे। अब कमिटी में कौन कौन लोग होंगे? कमिटी जो है वो 3 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक चेयरमैन होंगे और 2 मेंबर होंगे। तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे। दूसरा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन LOP इन लोकसभा। तीसरा, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर होगा एक, जो प्राइम मिनिस्टर से नॉमिनेट होगा। तो इसमें एक चीज दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है कि जो लोकसभा में जो लोकसभा में अपोजिशन लीडर होते हैं, उसके लिए 1/10 मिनिमम आना जरूरी होता है। 1/10 ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा 543 मीन्स मिनिमम 55 चाहिए किसी पार्टी को अपोजिशन में बैठने के लिए, अपोजिशन में नेता चुनने के लिए। कई बार ये 55 नंबर नहीं आ पाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी मतलब लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होगा, उसके लीडर जो है इस कमिटी के मेंबर होंगे। अब हम आते हैं सेक्शन 12(4). सेक्शन 12(4) ये क्या कहता है? सेक्शन 12(4) कहता है कि ये जो सीआईसी है, इसका पावर किसके पास होगा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का पावर जो है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, मैनेजमेंट, इन सब का पावर जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास हो। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसके पास पावर होगा, सारा पावर। और ये असिस्टेड बाय सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो नॉट मोर देन 10 है, इसके द्वारा असिस्ट किए जाएंगे। अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? कहता है कि
किस तरह से जो है इसका अपॉइंटमेंट हो, कैसे लोग जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि एमिनेंस, पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विथ वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ। मीन्स एक तो सार्वजनिक, मतलब विख्यात व्यक्ति हो, मशहूर व्यक्ति हो पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में, और उसको वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए? तो वाइड नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ, साइंस एंड टेक, सोशल सर्विस, इसके साथ ही मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। मतलब इन सब में जो है पारंगत व्यक्ति होना चाहिए, जिसमें वेल एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। तो वही व्यक्ति जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 क्या कहता है? ये कहता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कोई एमपी नहीं हो सकता है, एमएलए नहीं हो सकता है, ये सब नहीं हो सकते, या कोई प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं हो सकता है, प्रॉफिट लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उसको, या पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट नहीं हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए, नो एमएलए, नो एमपी, ये सब नहीं होना चाहिए। कोई बिजनेस नहीं करता हो, कोई प्रोफेशन नहीं करता हो, तो ये सब है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मतलब वो ड्यूरिंग इस पोस्ट के कोई लाभ का पद न धारण करे, कोई प्रोफेशन ना मतलब करे। अब हेडक्वार्टर की बात कर रहा है कि सीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो दिल्ली में होगा। दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करे अदर प्लेसेज में भी कर सकते हैं। तो 12 का 7 यही कहता है। अब आगे सेक्शन 13 की बात करते हैं। ये तो हमने सीआईसी और आईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन देखा। अब सेक्शन 13 जो है ये टर्म्स एंड ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है। मीन्स सीआईसी के पद पे जो व्यक्ति है उसका क्या टर्म्स होगा और क्या कंडीशंस होगा सर्विस का। सीआईसी का तो आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि फर्स्ट अमेंडमेंट टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस में ही हुआ था, सीआईसी और आईसी के, और साथ में स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के टर्म्स एंड कंडीशन में ही पहला अमेंडमेंट हुआ था। ये 24 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसमें पहले क्या था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ और इन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका जो पे एंड अलायंसेज होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अकॉर्डिंग, और इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ये अब चेंज हो गया है। अब चेंज होके क्या हुआ है, तो 13 का 1 कहता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपना
पद पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक कि मतलब जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाया और ये मतलब जैसा प्रिस्क्राइब्ड रूल है उसके बाद और ये एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कहीं भी रीअपॉइंटमेंट नहीं किए जा सकते। 13(1) ये कहता है। लेकिन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो 65 ईयर्स के एज तक अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते कि और भी कुछ रूल ना बन जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब 13(2) क्या कहता है? सेक्शन 13 या सबसेक्शन 2 कहता है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात हो रही थी, अब इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी जो है एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो तब तक पद पे बना रहेगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स है और 65 ईयर्स तक ये भी होंगे, अपने पद पे बने रहेंगे। लेकिन ये रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है एज CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये बन सकते हैं, रीअपॉइंटमेंट इनका हो सकता है। लेकिन ये भी जो है रीअपॉइंटमेंट एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते, मतलब सेम पोस्ट पे ये फिर से अपॉइंट नहीं हो सकते। और यदि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हैं तो उसी तरीके से बनेंगे जैसा रूल में लिखा हुआ है, 12 के सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है, कमिटी करेगी। अब है कि यदि कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हैं तो उसका कैसे काउंट होगा? वो ही 5 इयर्स के लिए ही बन सकता है, ज्यादा के लिए नहीं बन सकता है। तो उसमें कोई पीरियड IC और CIC दोनों का पीरियड मिला के 5 इयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये लिखा हुआ। यदि कोई इंफॉर्मेशन कमीशन 2 इयर्स के लिए रहा है तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ही वो रह सकता है और 65 इयर्स एज तो मैक्सिमम है ही। अब 13(3) क्या कहता है? 13(3) कहता है कि ये CIC और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ओथ कौन दिलाता है, पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो या तो प्रेसिडेंट, नहीं तो उनके द्वारा कोई अपॉइंटेड व्यक्ति ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। 13(4) कहता है कि रेजिग्नेशन कौन दे, किसको देगा? रिजाइन यदि करेंगे CIC या IC तो वो भी प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करके रिजाइन करेंगे, सबमिट करेंगे आप। और या सेक्शन 14 आगे हम पढ़ेंगे, यदि रिमूवल कर दिया जाए तो उस विधि से उसका त्याग पत्र हो जाए। अब सेक्शन 13(5) क्या कहता है? RTI एक्ट का सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 कहता है कि पे और अलायंस जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो है वो कम नहीं किया जा सकता है। जैसा प्रिस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट वैसा होगा, लेकिन shall not be varied to their disadvantage after appointment। अपॉइंटमेंट के बाद पे जो है ये shall not varied, मतलब कम नहीं किया जा सकता है अपॉइंटमेंट के बाद। लेकिन यदि CIC या IC जो अपॉइंटमेंट जिसका पहले हुआ था इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले, वो पहले वाला रूल लागू होगा, ये भी लिखा हुआ है। अब 13(6) क्या कहता है? 13(6) कहता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को लिए ऑफिस या एम्प्लॉय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे और उसके टर्म्स एंड कंडीशन जैसा भी प्रिस्क्राइब होगा वैसा हो। मतलब ये ऑफिसर्स और स्टाफ की बात कर रहा है
36, क्योंकि ऑफिसर और स्टाफ के बिना तो कोई भी बॉडी नहीं चल सकता है। अब सेक्शन 14 ऑफ आरटीआई एक्ट बात कर रहा है रिमूवल ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीआईसी एंड आईसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसको कैसे रिमूव किया जाएगा, एक एक करके देखते हैं कि 14 के 1 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो इनकैपेसिटी के आधार पे या मिसबिहेवियर के आधार पे इसको हटा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। पहले क्या है कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के आधार पे प्रेसिडेंट जो है वो पद से हटा देंगे। फिर 14(2) कहता है, 14(2) कहता है कि प्रेसिडेंट सस्पेंड भी कर सकता है, सस्पेंशन की बात कर रहा है सीआईसी और आईसी को। सस्पेंशन कोई पेनल्टी नहीं होती है, आप लोग पढ़ेंगे। सस्पेंशन क्या होता है कि कोई व्यक्ति के किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जब इंक्वायरी चल रहा होता है तो उस इंक्वायरी में वो बाधा न पहुंचाए, इसलिए उसको सस्पेंड किया जाता है ताकि वो ऑफिस ना आए। तो प्रेसिडेंट जो है ड्यूरिंग इंक्वायरी सस्पेंड कर सकते हैं इनको टिल रिपोर्ट सबमिट होता है सुप्रीम कोर्ट का तब तक। तो यही सस्पेंशन है 14(2) में सीआईसी और आईसी को सस्पेंड कर सकती है। सीआईसी एंड आईसी इसको सस्पेंड कर सकती है। फिर सेक्शन 14(3) क्या कहता है, सेक्शन 14(3) कहता है कि 1 और 2 में जो हमने बात किया वो तो है ही, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जैसा भी केस हो रिमूव कर सकते हो ऑफिस। किस आधार पे रिमूव कर सकता है, तो ए है कि एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, मतलब यदि इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो किसी व्यक्ति को, तो उसको हटा सकता है। दूसरा है कोई ऑफेंस, कोई अपराध किया हो, या मोरल टर्पिट्यूड, नैतिकता का हनन, मोरल टर्पिट्यूड, तो इस आधार पर हटा सकता है। तीसरा है कि यदि आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट ले लिया हो ड्यूरिंग द पोस्ट। चौथा है कि प्रेसिडेंट जो है वो इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, यदि कोई व्यक्ति जो है अपने शरीर से कमजोर हो गया है या दिमाग से कमजोर हो गया है और वो काम नहीं कर सकता है तो उसे हटा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट हटा सकता है। चौथा है कि यदि कोई फाइनेंशियल गेन प्राप्त कर लिया हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो या कोई और इंटरेस्ट हो जिससे कि उसके काम में बाधा आ सकती है, वो मतलब बिना किसी पक्ष के निष्पक्ष होकर वो काम नहीं कर सकते, कोई इंटरेस्ट हो गया हो, अपना फंक्शन जो है वो बायस होके नहीं कर सकता, निष्पक्ष होके नहीं कर सकता है बिना बायस हुए, तो उससे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। अब 14(4) क्या कहता है,
14(4) कहता है कि सीआईसी या आईसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यदि इसने कोई एग्रीमेंट, गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें यदि इसका इंटरेस्टेड या कंसर्न्ड है, संबंधित है, जिसकी वजह से जो है कोई बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कोई सैलरी वाला एग्रीमेंट नहीं, सैलरी या इमोल्यूमेंट वाले एग्रीमेंट नहीं, उसके अलावे कोई ऐसा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है, उससे वो जुड़ा हुआ है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिससे इसका हित जुड़ा, इनका हित जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट से, जिससे ये काम सही से नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में भी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर माना जाएगा और प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। यदि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, भाई भतीजे को दे दिया है या खुद भी उसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है सियासी या आईसी, तो उसे गिल्टी माना जाएगा और उसे हटा दिया जाएगा। अब सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 जो है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, हमें पता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल के लिए काम करता है, और हर स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए, तभी स्टेट में आरटीआई लागू होगा। आरटीआई का मतलब वो देख रेख किया जाएगा, आरटीआई पे कोई सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो जैसे हमने देखा कि सीआईसी का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है 14(1) में, उसी तरह 15(1) में लिखा हुआ है कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा सीआईसी। उसी तरह 15(2) में लिखा हुआ है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में कौन होगा, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं सीआईसी में, उसी तरह इसमें भी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा। नेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, और ये 10 से ज्यादा नहीं होगा। तो एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और 10 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। ये 15(2) में लिखा हुआ है, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। वही 15(3) जो है वो अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो अपॉइंटमेंट के लिए इसमें गवर्नर को पावर दिया गया है, स्टेट के गवर्नर को, और गवर्नर जो है वो भी एक कमिटी के रिकमेंडेशन पर जो है ये अपॉइंट करेगा। कमिटी में कौन होंगे? तो सीएम होंगे, इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और तीसरा कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर से ही नॉमिनेट होगा, और इसी के लीडर ऑफ अपोजिशन केस में, इस केस में वही सेम है, यदि 1/10 नहीं हो रहा है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन यदि सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा अपोजिशन का, इसके आधार पे जो है वो गवर्नर जो है इनके रिकमेंडेशन के आधार पे अपॉइंट करेंगे। अब हम आते हैं कि 15(4) क्या कहता है। 15(4) जो है
वो यही कहता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास सारा पावर होगा, ये डायरेक्शन देने का या सुपरिटेंडेंस का, ये सारा पावर होगा, और उनको असिस्ट करेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। 15(5) कहते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वही सेम योग्यता है जैसा हमने उसमें पढ़ा था कि वाइड नॉलेज हो, पब्लिक लाइफ में इमिनेंट व्यक्ति हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, और एक्सपीरियंस हो, नॉलेज एक्सपीरियंस हो, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। 15(6) जो है वो कहता है कि वही सेम कि कोई एमपी या एमएलए नहीं हो, कोई प्रॉफिट के पद पर नहीं हो सकता है, ये सब नहीं होगा, कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं, कंसर्न नहीं होंगे इस सियासी, कोई जो है कोई बिजनेस नहीं करता हो, कोई प्रोफेशन नहीं करता हो, मतलब किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है ड्यूरिंग द पोस्ट। और 15(7) कहता है कि हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो स्टेट जो है वो डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, कि कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कैपिटल सिटी में ही हो। तो यूपीएससी घुमा देती है इस तरह से, इस तरह का ऑप्शन देखें या स्टेटमेंट देखें कि स्टेट सीआईसी का हेडक्वार्टर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का हेडक्वार्टर स्टेट में होगा, तो थोड़ा इसको आप लोगों को ध्यान रखना। लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट को एक अपना ऑफिस बनाना, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाना है फंक्शन करने के लिए। उसी तरह अब आते हैं सेक्शन 16 में, जो बात करता है टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का। तो 16(1) कहता है कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो गवर्नमेंट जैसा रूल बनाएगी, अकॉर्डिंगली अपना ऑफिस होल्ड करके रख सकता है, मतलब ऑफिस में तब तक बने रह सकता है। और इसमें भी जो है नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और ये भी 65 ईयर्स के एज तक बने रह सकता है। 16(2) कहता है कि इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो अभी सेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा रूल बनाएगी, अकॉर्डिंगली अपने सर्विस में रह सकती है और 65 ईयर्स के एज तक रह सकती है, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर फिर से एसआईसी नहीं बन सकते हैं, नॉट रीअपॉइंटमेंट। लेकिन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, लेकिन उसमें एक कंडीशन है 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है, और वो दोनों पीरियड काउंट होगा। यदि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में 2 ईयर्स रहा तो स्टेट सीआईसी में 3 ईयर्स रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। 2 + 3 = 5 ईयर्स, 5 ईयर्स से ज्यादा
नहीं रहेंगे। अब 16(3) क्या कहता है? 16(3) कहता है कि ओथ कौन दिलाएगा? पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाएगा? तो गवर्नर दिलाएगा। गवर्नर ऑफ दैट स्टेट या ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर जो अपॉइंट हो कोई पर्सन। उसी तरह 16(4) कहता है कि रेजिग्नेशन किसे देगा? रेजिग्नेशन की बात कर रहा है, तो रेजिग्नेशन जो है वो गवर्नर को ही देंगे एड्रेस करके, स्टेट गवर्नर को रिजाइन के देंगे। ओथ गवर्नर दिलाएंगे, रिजाइन भी गवर्नर देंगे। जब 16(5) कहते हैं कि सैलरी और अलायंस जो है वो अपॉइंटमेंट के बाद जो है कम नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी वेरीड। डिसएडवांटेज के लिए नहीं होगा। और 16(6) क्या कहता है? 16(6) कहता है कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को परफॉर्मेंस के लिए जो है काम करने के लिए एज पर एक्ट ऑफिसर्स या अदर एम्प्लॉज जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे और वो एज पर रूल जो प्रिस्क्राइब होगा एज पर आरटीआई नॉर्म्स होगा। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेक्शन 17 बात करता है रिमूवल ऑफ स्टेट SCIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो 17(1) में कहा गया है कि गवर्नर को पावर है कि गवर्नर जो है वो एक ऑर्डर पास करके कर सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर होना चाहिए या इनकैपेसिटी होना चाहिए। तो इसमें भी है कि गवर्नर जो है वो रिकमेंड करेंगे, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी और फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पे हटाया जाएगा। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो इस आधार पे हटा दिया जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को, लेकिन जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। 17(2) कहता है कि गवर्नर जो है सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंशन के बारे में मैंने बताया कि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है उसी के लिए सस्पेंड किया जाता है कि इंक्वायरी में वो न करे। तो गवर्नर जो है वो सस्पेंड कर सकता है जब तक फाइनल इंक्वायरी का रिपोर्ट ना आ जाए। 17(3) कहता है, सेक्शन 17(3) कि गवर्नर जो है वो 1-2 के होते हुए भी जो है डायरेक्ट भी जो है रिमूव कर सकता है एक ऑर्डर से, लेकिन उस केस में क्या होना चाहिए, उसमें इंसॉल्वेंसी का केस होना चाहिए, मतलब डिक्लेयर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया हो कोई व्यक्ति तो उसको हटा सकता है। ऑफेंस
कोई अपराध किया हो, मोरल टर्पिट्यूड। सी कहता है, तीसरा है कि मतलब आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। चौथा है कि वो व्यक्ति जो है वो इन्फर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो वो जो भी कारण है उसमें है वही सेम कारण है, तो गवर्नर हटा सकता है। चौथा है कि कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जिससे कि अपना काम नहीं कर पाया रहा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट या कोई ऐसा इंटरेस्ट हो गवर्नमेंट में प्राप्त कर लिया हो ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पा सकता हो, तो हटा सकता है गवर्नमेंट। और फिर 17(4) कहता है कि स्टेट इंफॉर्मेशन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई कॉन्ट्रैक्ट से या एग्रीमेंट से जो है गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या इंटरेस्ट से संबंधित हो, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित या एग्रीमेंट से संबंध रखता हो जिसकी वजह से कि वो काम नहीं कर पा रहा हो, उसे लाभ मिल रहा हो किसी कॉन्ट्रैक्ट से, तो उस स्थिति में भी जो है उसे डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर कहा जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिससे उसका इंटरेस्ट है, तो उससे जो है लाभ उसको मिल रहा है, तो इस केस में भी जो है उसे हटाया जा सकता है। तो ये हमने बताया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आगे हम पावर्स ऑफ एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन बताएंगे। अ, ये आज ही मैं बता देता हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड चीजें हैं। सेक्शन 18 जो है, सेक्शन आज ही बता देते हैं। सेक्शन 18 जो है वो बात कर रहा है पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ये पावर्स एंड फंक्शन की बात कर रहा है। तो पावर एंड फंक्शन जो है 18(1) में लिखा हुआ है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को इंक्वायरी का अधिकार है। कोई कंप्लेन कंप्लेंट प्राप्त करेगा, मतलब कोई कंप्लेंट या कोई कंप्लेंट मिले तो इंक्वायरी भी कर सकता है। तो कंप्लेंट किससे मिलेगा? तो ऐसे व्यक्ति जो अपना रिक्वेस्ट नहीं सबमिट कर पा रहा, 18(1) के ए में लिखा हुआ है, या जहां सीपीआईओ अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, या किसी ने उसे रिफ्यूज कर दिया गया हो, एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो इस केस में कंप्लेन कर सकता है। या ठीक से अपील नहीं सुना गया हो, तो ये सब केस होता है। बी है कि यदि इंफॉर्मेशन देने से रिफ्यूज कर दिया गया तो वो कंप्लेन कर सकता है। विद इन टाइम लिमिट यदि इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया तो भी कर सकता है कंप्लेन कंप्लेन 30 डेज, या और भी डिफरेंट केस में डिफरेंट होता है। या अनरीजनेबल अमाउंट मांगा गया हो, या कोई इनकम्प्लीट मिसलीडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया गया हो।
और एफ कहता है in response of any other matter relating to requesting or obtaining the access to record under this act. और कोई मैटर जिससे कि मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिकॉर्ड लेने से मना किया गया हो तो उस केस में भी जो है वो कंप्लेन कर सकता है और कंप्लेन प्राप्त करेगा इंक्वायरी। 18(2) कह रहा है कि सीआईसी या एसआईसी इंक्वायरी भी कर सकता है। इंक्वायरी का पावर 18(2) से इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है जैसा कि केस देखते हुए। और 18(3) कहता है कि सीआईसी और एससी को जो पावर है वो ड्यूरिंग इंक्वायरी, जब इंक्वायरी कर रहा होता है तो उसका पावर जो है वो सिविल कोर्ट जैसा हो जाता है। 18(3) कहता है कि ड्यूरिंग इंक्वायरी सिविल कोर्ट का पावर जो है आ जाता है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। उसमें क्या लिखा हुआ है? वो समोनिंग कर सकता है, किसी को बुला सकता है, किसी पर्सन को बुला सकता है, उसका अटेंडेंस के लिए कंपेल कर सकता है, ओरल या रिटन एविडेंस ले सकता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है, डिस्कवरी या इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कह सकता है, वो एविडेंस या मंगा सकता है, एफिडेविट पे जो है एविडेंस प्राप्त कर सकता है, या कोई पब्लिक रिकॉर्ड की कॉपी प्राप्त कर सकता है जो उसमें है, जो पब्लिक के ऑफिसर के पास है, या कोई समन जो है समन इसो जारी कर सकता है विटनेस के लिए के जांच के लिए या डॉक्यूमेंट की जांच के लिए या और भी कुछ कर सकता कोई एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये 18(3) में जो है पावर दिया गया है सिविल कोड का। 18(4) कहता है कि ड्यूरिंग इंक्वायरी सीआईसी या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो एग्जामिन कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड जो है एग्जामिन कर सकता है जो मतलब पब्लिक अथॉरिटी के पास, पब्लिक अथॉरिटी। तो ये 18(4) की बात। आज हमने 18 सेक्शन 18 तक देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम 19 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आज इसलिए 18 खत्म कर दिए क्योंकि अपील और 20 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बहुत अच्छे से देखना है 19 और 20 को, क्योंकि 20 जो है वो उससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पेनल्टीज की बात करता है। तो 19, 20 और बाकी सारे एक्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो चूंकि इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि लिखना पड़ता है, तो लिखने में टाइम जाता है, अदरवाइज जो है वो बताने में तो आसान ही है, बता सकते हैं, बट लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। थैंक यू, गुड नाइट। आप लोग जो है वीडियो को देख के थोड़ा कमेंट कीजिए ताकि मतलब हम मोटिवेट होंगे। थैंक यू।